सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है वो ये है कि 2022 में, 2021 में या 2020 में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है जहां ब्लॉगिंग की बात की जाती है। क्योंकि ब्लॉगिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आप लोग कंटेंट बनाओ, उस कंटेंट पर ट्रैफिक आएगा और आप लोग अलग अलग चैनल्स के थ्रू मोनेटाइज करोगे। लेट मी एक्सप्लेन। लेट अस से ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ए, और दुनिया में आज तक किसी ने भी इस टेक्नोलॉजी ए पर ट्यूटोरियल नहीं बनाया है। अगर आप इस टेक्नोलॉजी ए के बारे में बात करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी ए के बारे में सर्च कर रहे हैं और उनकी सर्च क्वेरी को आप लोग अच्छी तरह से आंसर कर रहे हैं, तो आपके कंटेंट पर ट्रैफिक आएगा, फिर चाहे आपका ब्लॉग नया हो। हाँ ज़रूर, आपका अगर नया ब्लॉग है तो उसमें ट्रैफिक थोड़ी देर से आएगा, बट इवेंचुअली आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि पेज स्पीड मैटर करती है। अपने ब्लॉग को इनिशियली आप लोग को बहुत मिनिमलिस्टिक रखने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि जो पेज स्पीड होती है वो अगर आपकी स्लो हुई ब्लॉग की, तो आपके पेजेस रैंक नहीं किए जाएंगे। वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि गूगल इंडेक्स करते वक्त कंसिडरेशन में लेता है वो है आपके पेज की स्पीड। अगर आपके पेज की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है तो आपका कंटेंट अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता है। एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई शॉर्टकट नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि यार आज मैं लिखूँ कल ट्रैफिक आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत हसल करना पड़ेगा और टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा, लिखते रहना पड़ेगा, अपने ब्लॉग पर कंसिस्टेंटली पोस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप लोग गूगल को ये सिग्नल दे सको कि इस ब्लॉग को लेकर यार मैं तो सीरियस हूं। तो फिर गूगल भी आपको बोलेगा हाँ यार तुम्हारा कंटेंट पर ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, जो लोग तुम्हारे कंटेंट को देख रहे हैं उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, और तुम कंसिस्टेंट हो, सीरियस हो, तो हम भी तुम्हारे ब्लॉग को लेकर सीरियस हैं, और वो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक देना शुरू कर देते हैं। चीजों को जितना सिंपल आप लोग रखोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है, और उतना अच्छा उस यूजर के लिए होने वाला है जो कि पोटेंशियली आपके ब्लॉग को पढ़ सकता है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं। मान लो कि आपसे यूजर पूछ रहा है, यूजर की सर्च क्वेरी है कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पहली बार कब आई थी, व्हेन डिड जावास्क्रिप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का एक बहुत ही सिंपल सा एक वन वर्ड आंसर हो सकता है कि ये वाले ईयर में। अब वो वाला ईयर अगर आपका ब्लॉग बता ही नहीं रहा है और आपने करीब 100 200 250 वर्ड्स तक कुछ भी बातें आप लोग करे जा रहे हो, आपका जो मेन टाइटल है वो कुछ और है, और आप कुछ भी कॉन्टेक्स्ट को सेट किए जा रहे हो, और आप लोग सोचते हो एट द एंड में बता दूंगा कि ये वाला जो ईयर है इसमें जावास्क्रिप्ट पहली बार दिखी थी, तो ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। आप एट द टॉप आंसर दे सकते हो और फिर यूजर को चॉइस दे सकते हो कि यार अगर उसको कंटिन्यू करना है, अगर आपने जो भी बातें करनी है वो यूजर को पढ़नी है, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा विज़ा विज़ कि आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया और कहीं एक 5000 या 1000 वर्ड्स के ब्लॉग पोस्ट के बीच में आपने गड़ा दिया गया जावास्क्रिप्ट पहली बार इस ईयर में दिखी थी। तो वो चीज आप लोग को नहीं करनी है। आपकी सर्च क्वेरी के करस्पॉन्डिंग अगर किसी और ने या किन्हीं और लोगों ने बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, तो आपके रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑलरेडी लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, लेट अस से एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन ए का आंसर 5-6 लोग कर रहे हैं, लेट अस से एक क्वेरी है लर्न पाइथन, और लर्न पाइथन को ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कवर किया हुआ है, तो लर्न पाइथन जो है शायद इस कीवर्ड के लिए रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन लेट अस से कि पाइथन की एक नई लाइब्रेरी आती है PyPQ, मान लेते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इस PyPQ में एक पर्टिकुलर चीज कैसे करनी है ये किसी ने नहीं लिखा है, तो अगर मैं सर्च करूंगा देन इट्स हाईली लाइकली कि मुझे आपका ब्लॉग दिखेगा अगर आपने इस चीज के बारे में लिखा है। तो अब बात करता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में यार बहुत सारी बातें फैली हुई हैं कि ये जादू है, ये तो कोडर्स कुछ करते हैं, जिससे होता क्या है कि आपकी साइट रैंक हो जाती है मैजिकली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे मिथ्स हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि आप गूगल को, जो कि आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर रहा है, आप उसको बता रहे हो कि भाई मेरी इस वेबसाइट में ये चीज़ें हैं और मैं इन कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहता हूँ। आप एक तरह से बता रहे हो कि भाई मैं भी मार्केट में हूँ। लेट अस से कि मैंने एक जगह पर दुकान खोल ली है और उस जगह पर कोई आता ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है यहाँ पर दुकान है, और मान लो कि मैं जो लोग लिस्ट बना रहे हैं दुकान की उनके पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ यार लोगों को बताओ यहाँ पर मेरी दुकान है, मैं भी हूँ, मैं भी ये चीज़ बेचता हूँ। तो काइंड ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वही चीज़ करता है, आप हेल्प कर रहे हो गूगल की अपने कंटेंट को रैंक कराने में, क्योंकि गूगल भी यही चाहता है कि यार अगर आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो आपका कंटेंट रैंक करे, आप अगर मेहनत कर रहे हो तो उस मेहनत का फल आपको मिले, ये गूगल भी चाहता है। और गूगल ये भी चाहता है कि वो क्वेश्चंस जिसका आंसर गूगल बता नहीं पा रहा है लोगों को, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर आपने वो लिखा है तो वो दिखाएगा आपकी क्वेरी को। आप ये मत सोचना कि आप एक छोटा ब्लॉग स्टार्ट करोगे तो वो रैंक नहीं करेगा। तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ना ही वो किसी सिस्टम को चीट करने का तरीका है, ना ही वो कोई जादू है, ना ही वो कोई ऐसी चीज है जो कि आप एकदम से करोगे और कल आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग कीवर्ड स्टफिंग की राय देते हैं। कीवर्ड स्टफिंग किसी भी ब्लॉग पर काम नहीं करती है आज की तारीख में, क्योंकि बहुत अच्छे लैंग्वेज मॉडल्स आ चुके हैं जो कि आपके कंटेंट को अच्छे से समझ लेंगे और ये पता लगा लेंगे कि क्या आप लोग कीवर्ड स्टफिंग
कर रहे हैं या फिर आप लोग एक्चुअल में यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है HTML की करेक्ट हेडिंग हायरार्की को इस्तेमाल करना। अगर आप लोग एक पर्टिकुलर हेडिंग लिखते हो कि हाउ टू कीप माई पेट हैप्पी और उसके बाद आप लोग कंटेंट लिखते हो पैराग्राफ में, तो ये सही है। लेकिन अगर आपने क्या किया कि आपने पैराग्राफ लगा दिया हाउ टू कीप माई पेट हैप्पी और उसके नीचे आपने हेडिंग टैग का इस्तेमाल करके आप लिखे जा रहे हो कुछ भी, तो जो कंटेंट इंडेक्स करने वाले बॉट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कंफ्यूज आ जाएंगे कि यार आपका कंटेंट है किस चीज़ के बारे में। क्या आपका टाइटल वो है जो कि H1 टैग के अंदर है, जो कि शायद आपने गलती से कंटेंट लिख दिया है, या फिर आपका टाइटल वो है जो कि पैराग्राफ टैग के अंदर है। तो टैग्स को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम आपके ब्लॉग को देखकर कंफ्यूज हो या फिर किसी भी ऑटोमेटेड सिस्टम को मेहनत करनी पड़े आपके कंटेंट को पार्स करने के लिए, आपके कंटेंट को समझने के लिए। अगर आपने H1 टैग के अंदर लिख दिया, लेटर से आपने कीवर्ड स्टफ कर दिया, तो क्रॉलर के लिए वो पत्थर की लकीर हो गई। क्रॉलर तो ये समझेगा कि ये हेडिंग है आपके पेज की और आप इसके लिए रैंक करना चाहते हो, इस पर्टिकुलर हेडिंग से रिलेटेड आप लोग बातें करने वाले हो, ऐसा क्रॉलर समझेगा। अब ऐसे में अगर आपने हेडिंग टैग के अंदर ही अपना पूरा कंटेंट लिखना शुरू कर दिया तो क्रॉलर कंफ्यूज हो जाएगा, क्रॉलर को प्रॉब्लम होगी और आपको प्रॉब्लम होगी, आपके कंटेंट को इंडेक्स नहीं किया जाएगा। शायद क्रॉलर के कोड में यह भी लिखा हो कि अगर इस तरह के टैग्स पाए जाते हैं तो प्रेफरेंस थोड़ी सी नीचे ही रखो, क्योंकि जो ब्लॉग ऑलरेडी अच्छे से लिखे हुए हैं, अच्छे HTML स्ट्रक्चर में रखे हुए हैं, उनको पहले कंसीडर किया जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अगर गलत टैग्स यूज करते हो तो आपका कंटेंट रैंक नहीं करेगा, आपका कंटेंट रैंक कर जाएगा, लेकिन आपके कंटेंट के रैंक करने की चांसेस बहुत कम है। आपका कंटेंट रैंक तभी करेगा जब उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि सर्च क्वेरी से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और कोई दूसरा ब्लॉग उस पर्टिकुलर सर्च क्वेरी के बारे में बात नहीं कर रहा है। अब मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें बताता हूं। आप लोग वर्ड काउंट को लेकर वैरायटी लिखो, यानी कि आप छोटे पोस्ट पे लिखो, आप बड़े पोस्ट पे लिखो। बहुत बड़े पोस्ट आज की तारीख में कोई नहीं पढ़ता है, बट अगेन अगर आपका पोस्ट वैल्यू प्रदान कर रहा है और यूजर को अच्छा लग रहा है तो पढ़ेंगे भी। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, आप वो कंटेंट लिखने पर ज्यादा फोकस करो जो ऑलरेडी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट पहले रैंक करेगा। अब यहां पर होता क्या है ना कि अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को चुना जिसके बारे में कंटेंट ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है, बहुत हाई चांसेस हैं कि लोग उसके बारे में सर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज के बारे में लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी लोगों ने लिखा हुआ है। बट इवेंचुअली एक ना एक टॉपिक आप लोग को ऐसा मिलेगा जो कि आपने अपने ब्लॉग पर लिखा होगा, किसी ने नहीं लिखा है अपने ब्लॉग में, और आपके ब्लॉग पर सिर्फ इस रीजन की वजह से ट्रैफिक आ जाएगा। ऐसा मैंने अपने पर्सनल ब्लॉग्स के एग्जांपल में देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उन्होंने मुझे ऐसा बताया है, तो ये चीज बिल्कुल सच है, आप लोग ट्राई करके देख लेना। इसी के साथ साथ आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स यूज करना है, आपको सर्च कंसोल यूज करना है जो कि गूगल की तरफ से आता है, और कोई भी ज्यादा थर्ड पार्टी टूल्स पे पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इनिशियल स्टेज में। आप लोग अगर सिर्फ यही फ्री टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आधे से ज्यादा काम बन जाएगा, क्योंकि यार गूगल जो होता है वो एनालिटिक्स और सर्च कंसोल का डेटा आप लोगों को वापस से भी देता है, तो आपको ये चीज़ें पता भी चलती रहती है अपनी साइट के बारे में। कोर वेब वाइटल्स पर ध्यान देना कि आपके कोर वेब वाइटल्स कैसे हैं। सर्च कंसोल आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। आप लोग साइट मैप को सबमिट करो सर्च कंसोल में, जो कि गूगल की मदद होती है अगर आप लोग साइट मैप सबमिट करते हो गूगल की साइट पर। तो फिर एक और गलती जो बिगिनर ब्लॉगर्स करते हैं वो ये होती है कि डे 1 से वो लोग मोनेटाइज करना शुरू कर देते हैं। आप किसी भी तरह का मोनेटाइजेशन डे 1 से मत लगाओ, आप पहले देखो कि यार मेरे ब्लॉग पर ट्रैफिक भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक इवेंचुअली आ जाता है तब आप कह सकते हो कि हाँ यार अब यहाँ पर अब टाइम आ चुका है मोनेटाइज करने का। यार अगर आपको कम से कम मैं कह रहा हूँ बहुत ही कम से कम $20-30 रुपए भी महीने नहीं मिल रहे हैं, कम से कम $20 तो मिले महीने के। उतना अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं है अर्न करने का, आपके पास सिर्फ 5-6 विजिटर्स आ रहे हैं, वो भी शायद आप ही हो, तो ऐसे में आप लोग को मोनेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मोनेटाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले फोकस करना है उस ब्लॉग को बड़ा बनाने में। एक बार वो स्टैब्लिश हो गया, मोनेटाइजेशन तो बात का खेल है और वो मिलेगा आपको, आपकी मेहनत का फल आपको इवेंचुअली जरूर मिलेगा अगर आपने मेहनत करी है तो। और इसी के साथ आऊंगा मैं अपने एक और पॉइंट पर, जो है टाइम लगता है यार, थोड़ा पेशेंट रहो, टाइम लगता है, आपको पेशेंट रहने की जरूरत है। कम से कम 1 साल तो आपको रुकना ही पड़ेगा और कंटेंट डालते रहना पड़ेगा, चाहे वो महीने का 1 ब्लॉग पोस्ट भी क्यों ना हो। आप लोग इसको पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो और इवेंचुअली सक्सेस मिलती है। इनिशियल अपने ब्लॉग को बहुत मिनिमलिस्टिक रखो। अगर आपने जेंगो सीखा, फ्लास्क सीखा, नेक्स्ट.जेएस सीखा, कोई भी आपने फ्रंट एंड बैक एंड का कॉम्बिनेशन सीखा, तो आप लोग बहुत ही सिंपल वे में अपने ब्लॉग को सेटअप कर सकते हो, बहुत ही सस्ते में। एक कस्टम डोमेन जरूर ले लेना और अपने ब्लॉग को खड़ा कर लेना, और अपने ब्लॉग को खड़ा करने के बाद इवेंचुअली
आप लोग उस पर और ब्लॉग पोस्ट भी ऐड करोगे, उसको और इंप्रूव भी करते जाओगे, और यूज़र की प्रॉब्लम को जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ट्रैफिक भी आपको मिलता जाएगा। बस इनिशियली आपको मिनिमल रखना है ताकि आपके पेज की स्पीड अच्छी रहे। और अगर आप लोग सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग को, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, सीखते सीखते ब्लॉग लिखते हैं, तो अगर आप लोग सीख रहे हैं तो जितना मिनिमल रखोगे अपने ब्लॉग को उतना फायदा होगा। सारे के सारे फीचर्स मत घुसाओ एक पर्टिकुलर ब्लॉग में। यूजर्स को सर्च भी नहीं चाहिए उतना ज़्यादा, यूज़र को आपके ब्लॉग की इमेजेस भी, जो इधर उधर इमेजेस होती हैं, डिज़ाइन होता है, वो भी उतना ज़्यादा नहीं देखना। यूज़र को आपके नैव बार में कोई इतनी बड़ी दिलचस्पी नहीं है। यूज़र को ये भी नहीं देखना कि यार आप जो है एक बड़ा सा हैमबर्गर दिखा रहे हैं, न्यू करके फ्लैश कर रहे हैं इधर उधर, तो वो भी नहीं देखना यूज़र को कंटेंट देखना है। जब मैं सर्च कर रहा हूँ कि वाई एम आई गेटिंग दिस एरर इन पाइथन, एक पर्टिकुलर एरर मैंने सर्च किया, आपके ब्लॉग में अगर उसका तोड़ है, उसका निचोड़ है कि भाई ऐसे आप लोग इस पर्टिकुलर एरर से मुक्ति पा सकते हो, तो मुझे, अगर आपकी साइट पर नैव बार नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके साइट पर सर्च नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है ना वो कंटेंट, बस उतना मेरे लिए मैटर करता है। तो इनिशियली ब्लॉग को मिनिमलिस्टिक रखो, कंटेंट को एकदम आप लोग जो है गोल्ड रखो, गोल्ड होना चाहिए कंटेंट आपके अगर ब्लॉग में, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो तो। सो ये थे ब्लॉगर्स के लिए सक्सेस पाने के कुछ टिप्स, जो कि मैं अभी भी बोलूँगा 2020 में जो था, जो 2021 में था, जो 2022 में था, उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। हाँ, जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाता है कंटेंट ऐड होता जाता है, डेटा गूगल के पास आता जाता है, और गूगल के लिए अच्छे ब्लॉग्स छांटना और कंटेंट राइटर्स के लिए ब्लॉग लिखना थोड़ा बहुत आसान तो बनता जाता है। बट अगेन, अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, इंस्टाग्राम पर आते हैं, कमेंट्स में आते हैं कि ब्लॉगिंग करना है, ब्लॉगिंग इन 2022, ब्लॉगिंग इन 2022। तो यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चेंज नहीं होंगी। ब्लॉगिंग इन 2023 की भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी इन सारे रूल्स को लेकर, इन सारे रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोग कर सकते हो। आई होप कि आप लोग बेसिक्स को समझ गए और आप लोग मेहनत करोगे और मेहनत करके ब्लॉगिंग में सफलता जरूर प्राप्त करोगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।